हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और डिफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। करेक्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड यानी डिफेक्ट इन सॉलिड्स। तो देखिए किस टाइप की डिफेक्ट्स जो होती हैं सॉलिड्स में। So the defects are basically irregularities in the arrangement of constituent particles. The defects are of two types, namely point defects and line defects. मतलब defects जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, या तो point defects होती हैं या फिर line defects होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि point defect किस टाइप की होंगी। तो देखिए point defects क्या होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो एक क्रिस्टल है और यहाँ पर आप ये येलो प्लेस देख रहे हो, ये एक डिफेक्ट है। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट है, तो इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। मतलब आपकी इरेगुलरिटी जो है या जो डेविएशन है वो कहाँ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है, हेंस इट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स। और दूसरा होता है आपका लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स में क्या होता है कि देखिए सेकंड फिगर आप देख सकते हो, तो इसमें जो है जो आपका जो पूरा का पूरा लाइन जो है वो यहाँ पर क्या है, इरेगुलर है। करेक्ट। तो इस प्रकार की जो डिफेक्ट्स होती है वो पूरी की पूरी क्या होती है, लाइन डिफेक्ट्स कहलाती है। तो देखिए पॉइंट डिफेक्ट्स में क्या होगा, पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। जबकि लाइन डिफेक्ट्स क्या होता है, द लाइन डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल मैनेजमेंट इन एंटायर रोज ऑफ द लैटिस पॉइंट। तो ये आपका फिगर नंबर जो सेकंड है ये आपका लाइन डिफेक्ट्स दिखा रहा है। करेक्ट। एंड फिगर नंबर जो 1 है वो आपका पॉइंट डिफेक्ट दिखा रहा है। तो चलिए हमारे सिलेबस में जो है वो है पॉइंट डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट जो डिफेक्ट होती है वो होती है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। जो फर्स्ट जो डिफेक्ट है वो है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का क्या मीनिंग होता है, तो देखिए दीज आर द पॉइंट डिफेक्ट्स दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड एंड दे आर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। बेसिकली दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो स्टाइकियोमेट्रिक में क्या आता है, आपकी स्टाइकियोमेट्री यहाँ पर क्या होती है, मेंटेन होती है। तो इसमें दो टाइप के डिफेक्ट्स हम यहाँ पर देखेंगे, एक है वैकेंसी डिफेक्ट और एक होता है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। तो देखिए वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई कैटायन अपने लैटिस से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। एट द सेम टाइम एक एनायन भी अपने लैटिस से क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल क्या है, आपका स्टाइकियोमेट्री क्या है, मेंटेन है। मतलब आपका कैटायन भी चला गया और आपका एनायन भी यहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है, और यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो देखिए when some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to be have vacancy defect and this result in decrease in the density of the substance। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो यहाँ पर मतलब क्या है, एटम जो है वहां से निकल जाता है, तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इस केस में वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। एंड दिस डिफेक्ट कैन आल्सो डेवलप व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड। और इस टाइप की जो डिफेक्ट जो है तब मतलब प्रोड्यूस होती है जब आप सब्सटेंसेस को क्या करते हो, हीट करते हो। तो हीटिंग के दौरान एक कैटायन और एक एनायन क्या हो जाता है, अपने लैटिस से मूव हो जाता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। अगली जो डिफेक्ट्स है वो है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। करेक्ट। तो ये देखिए इस फिगर नंबर सेकंड में आप देख पा रहे हो, तो इसमें ये वाले जो है ये इंटरस्टिशियल पोजीशंस हैं। करेक्ट। तो मतलब क्या हुआ कि आप यदि इस क्रिस्टल के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो तो इम्प्योरिटी जो है मोस्टली क्या करती है, जो ये गैप है इंटरस्टिशियल गैप, उनको क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। बट यहाँ पर भी आपकी स्टाइकियोमेट्री क्या है, मेंटेन रहनी चाहिए। तो जितना आपने कैटायन यहाँ पर डाला है उतना ही आपका एनायन भी इसके अंदर आना चाहिए। तो टोटल कैटायन और टोटल एनायन जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी आपकी स्टाइकियोमेट्री मेंटेन होनी चाहिए। तो देखिए व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स occupy an interstitial site, the crystal is said to have
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो हम उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। एंड दिस डिफेक्ट्स इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि इसमें बाहर से कोई एटम जो है वो इंटरस्टिशियल प्लेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इस केस में डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट। तो ये था वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं। अगला जो डिफेक्ट्स है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, वो है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट किस में होता है, तो ये मोस्टली वो आयनिक सॉलिड्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर हम फिगर देख सकते हैं आयनिक सॉलिड में, तो इट इज ए टाइप ऑफ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट ही है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट है वो किसका टाइप है, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है, और ये इंटरस्टेशियल डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड में शो होता है, करेक्ट। तो फ्रेंकल में क्या होता है कि मोस्टली एक कैटायन है वो क्या करता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन को अपने ही लैटिस से मूव होकर के, करेक्ट, अपने ही लैटिस की एक पोजीशन से मूव होकर के अपने ही क्रिस्टल में किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाता है। तो मतलब इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट, यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और डिसलोकेशन। तो यहाँ पर कोई एटम बाहर से अंदर नहीं आया है, करेक्ट, यानी अपना ही एक एटम जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला गया है। तो यहाँ पर डेंसिटी आपकी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड, मतलब फ्रेंकल डिफेक्ट जो है आयनिक कंपाउंड में ही होता है। द स्मॉलर आयंस यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टिशियल साइड। तो मतलब मोस्टली जो है वो कैटायन क्या करता है, मूव करता है। तो रीजन क्या है कि एनायन की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, कैटायन थोड़ा छोटा होता है। तो कैटायन क्या करता है, इजीली इसके इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर पाता है। तो इट क्रिएट्स ए वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट, और अपनी एक ओरिजिनल साइट के ऊपर वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है, एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन, और नई लोकेशन के ऊपर क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। एंड फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, इसलिए फ्रेंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, बिकॉज आपका नंबर ऑफ एटम जो है उतने के उतने हैं, ओनली इनका प्लेस चेंज हुआ है। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होने वाली है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। तो देखिए नोट, फ्रेंकल डिफेक्ट इज शोन बाय द आयनिक सब्सटेंसेस इन विच देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयन्स, मतलब फ्रेंकल डिफेक्ट्स में आपका क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड AgI सिल्वर आयोडाइड ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ Zn2+ आयन एंड Ag+ आयन। तो यहाँ पर मतलब कैटायन छोटा होगा और एनायन की साइज क्या होगी, बड़ी होगी, करेक्ट। तो ऐसे आयनिक सॉलिड में फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, क्रिएट होता है। उसके बाद देखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स भी इट इज ए टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट है। तो यहाँ पर भी कैटायन यदि मूव हो जाता है, एट द सेम टाइम एनायन भी क्या होता है, लैटिस से मूव हो जाता है। और शॉर्टकी डिफेक्ट्स भी आयनिक कंपाउंड में ही शो होता है। तो आपने सबसे पहले देखा था वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो नॉन आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, एंड शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड शो करते हैं। तो इट इज बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। In order to maintain electrical neutrality, the number of missing cation and anions are equal. तो यहाँ पर भी देखिए, मान लीजिए कैटायन यहाँ से चला गया है, तो एट द सेम टाइम एक एनायन भी इस क्रिस्टल लैटिस से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और कैटायन और एनायन की जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो मतलब ये क्या है, एक वैकेंसी डिफेक्ट ही है, बट आयनिक कंपाउंड शो करते हैं। तो लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो इसमें भी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक कैटायन और एक एनायन क्या है, क्रिस्टल लैटिस से रिमूव हो गया है। इसके लिए यहाँ पर भी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनमें शॉर्टकी डिफेक्ट मिलता है। तो देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंसेस इन विच द कैटायन एंड एनायन आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। मतलब ज्यादातर इसमें कैटायन और एनायन की साइज क्या चाहिए, सिमिलर साइज चाहिए, ठीक है, तभी उसमें क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट्स डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, KCl, सीजियम क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। तो इट मे बी नोटेड दैट AgBr, तो AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स भी देता है और आपका फ्रेंकल डिफेक्ट भी देता है। तो AgBr शोज बोथ फ्रेंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट्स। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है
जिसमें आपका फ्रेंकल डिफेक्ट भी मिलेगा, सोट की डिफेक्ट भी मिलेगा, वह है आपका AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों टाइप का क्या होता है, डिफेक्ट्स होता है, सोट की डिफेक्ट्स एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट्स। अगली जो कैटेगरी है डिफेक्ट्स की वो है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, करेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में क्या होता है, तो देखिए राइट साइड में मैं आपको एक फिगर में बताता हूं। तो ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, करेक्ट। यानी सोडियम है, फिर क्लोरीन है, फिर सोडियम है, क्लोराइड है, करेक्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सोडियम मान लीजिए इस लैटिस साइड से क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, करेक्ट। तो उसके अंदर एक इम्प्योरिटी आ गई है। इम्प्योरिटी किसकी आ गई है, यदि आप SrCl2 इसमें ऐड कर देते हो तो स्ट्रोंशियम जो है वो सोडियम का प्लेस क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रोंशियम की वैलेंसी कितनी है, 2+ है, सोडियम की वैलेंसी Na+ है। तो इसको वो कंपनसेट करने के लिए दूसरा सोडियम जो है वो भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो 2 सोडियम यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, करेक्ट। लेकिन स्ट्रोंशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होता है, तो वो एक का ही पोजीशन ले पाता है और एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसको हम कैटायनिक वैकेंसी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, करेक्ट। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, तो इफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग ए लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज क्रिस्टलाइजेस, तो सम ऑफ द साइड्स ऑफ सोडियम प्लस आयन आर ऑक्युपाइड बाय द स्ट्रोंशियम, ठीक है। तो ईच स्ट्रोंशियम 2+ रिप्लेसेस द 2 सोडियम आयन, मतलब एक आपका Sr2+ आएगा तो 2 सोडियम चले जाएंगे, बट उस 2 सोडियम में एक ही प्लेस तो स्ट्रोंशियम ले लेता है और दूसरा प्लेस जो है वो वैकेंट रह जाता है। तो इट ऑक्युपाइजेस द साइट ऑफ वन आयन and the other site remain vacant. The cationic vacancies thus produced are equal in the number of that of strontium ion। मतलब यहाँ पर स्ट्रोंशियम आयन मान लीजिए 1 आया है, तो यहाँ पर कैटायन वैकेंसी भी कितनी होगी, 1 होगी। और स्ट्रोंशियम आयन यदि मान लीजिए 10 है तो कैटायन वैकेंसी भी कितनी होगी, 10 होंगी। तो मतलब कैटायन वैकेंसी इज क्या होगी, इट इज द नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन के इक्वल होगी। तो अनदर सिमिलर एग्जाम्पल इज द सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ कैडमियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। मतलब हर जगह पे सिल्वर आयन है और सिल्वर आयन यदि चला जाता है तो उसका प्लेस कौन ले लेता है, कैडमियम आयन ले जाता है, और कैडमियम क्या होता है, 2+ होता है। तो 2 सिल्वर यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और उनका प्लेस कौन ले लेता है, कैडमियम ले लेता है। तो इस टाइप की डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अगला जो डिफेक्ट्स है वो है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, करेक्ट। तो यहाँ पर मतलब आपका नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ आयनाइन क्या होते हैं, इक्वल नहीं रह पाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। तो देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टाइकोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आर नोन विच कंटेन द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट इन नॉन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो ड्यू टू डिफेक्ट्स इन दियर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक होती है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, करेक्ट। तो मेटल एक्सेस इफेक्ट जिसमें होता है उसको हम एब्सेंटर भी कहते हैं, करेक्ट। क्या कहते हैं, एब्सेंटर। तो एब्सेंटर जो इम्प्योरिटी है वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या होता है। तो राइट साइड में देखिए, ये हमारा फिगर है, ये मान लीजिए क्या है, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर्स है। तो यदि सोडियम वेपर में इसको क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं, तो सोडियम जो है इसकी सरफेस पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, करेक्ट। और क्लोरीन जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर का, ठीक है, क्लोरीन जो है वो सोडियम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, यानी डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, टुवार्ड्स द सरफेस। और जैसे ये Cl Na+ के पास चला जाता है तो रिएक्शन होती है Na+ Cl, Na+ Cl-, तो क्या बन जाता है, NaCl बनेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये क्या करता है, ये इंटरस्टिशियल साइट को जहाँ पर क्लोराइड निकला है उसका प्लेस ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंटर, करेक्ट। और इसकी वजह से इस सब्सटेंसेस का कलर येलो कलर दिखाई देता है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो मतलब यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी है, बट अल्कली हैलाइड लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। मोस्टली आयनिक कंपाउंड दिस टाइप का डिफेक्ट्स है वो शो करते हैं। व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ द सोडियम वेपर, मतलब ये सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर में ही आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो द सोडियम एटम्स आर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, तो वो सोडियम जो है वो सरफेस पे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड द क्लोराइड आयन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, तो क्लोराइड आयन जो है वो सरफेस की तरफ क्या होंगे, डिफ्यूज हो जाते हैं, करेक्ट, डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल
एंड कंबाइन विद द सोडियम एटम टू गिव द NaCl, और वो जो है सोडियम के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, NaCl बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। तो दिस हैपन्स बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम्स टू फॉर्म Na+ ion. The release electrons diffuse into the crystal and occupies anionic site, और वो anionic site को क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है। तो एज ए रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज एन एक्सेस ऑफ सोडियम, तो क्रिस्टल के पास एक्सेस सोडियम आ जाता है। तो द एनाइनिक साइट्स ऑक्यूपाई बाय द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एब्सेंटर्स, तो उसको हम एब्सेंटर कहते हैं, क्योंकि ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फर्बेंजेंटर, मतलब फॉर कलर सेंटर्स। तो दे इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल्स ऑन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है वो येलो कलर क्या करता है, इम्पार्ट करता है। तो इस टाइप की जो डिफेक्ट्स होती है वो होती है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगला एक डिफेक्ट और होता है, वो है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। करेक्ट, तो मेटल डेफिशिएंसी मतलब क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मेटल जो है आयन वो तो कम हो जाते हैं, है ना, और तो कम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, मेटल डेफिशिएंट हो जाता है। करेक्ट, और उसका मतलब जो वैकेंसी आ जाती है, क्रिएट हो जाती है ना, कोई मेटल चला जाता है तो दूसरा सेम मेटल आयन जो है वो अपनी कोवैलेंसी को क्या कर लेता है, एनहांस कर लेता है। तो इस टाइप की जो डिफेक्ट होती हैं उसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देर आर मैनी सॉलिड्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टाइकियोमेट्रिक कंपोजिशन एंड कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ द मेटल as compared to the stoichiometric proportion, और a typical example of this type is iron oxide। तो आयरन ऑक्साइड में मोस्टली मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट जो है देखने को मिलता है, विच इज मोस्टली फाउंड विद ए कंपोजिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, जिसमें आयरन क्या है 0.95 है। तो इट में एक्चुअली रेंजेस फ्रॉम FeO मतलब 0.93 से लेकर के FeO 0.96। तो इन क्रिस्टल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड some Fe2+ cations are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe3+ ion। मतलब ये हुआ कि यदि आपका Fe2+ आयन यहाँ से रिमूव हो जाता है तो वन ऑफ द Fe2+ आयन जो है वो अपनी कोवैलेंसी को एनहांस करके Fe3+ में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये थे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इन सॉलिड। तो सॉलिड जो होते हैं उनमें एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होती है। तो देखिए, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर कंडक्टिविटीज। करेक्ट, तो कंडक्टिविटी की बेस पे सॉलिड्स को है 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं इंसुलेटर, एक होते हैं सेमीकंडक्टर, एक होते हैं कंडक्टर्स। करेक्ट, तो कंडक्टर क्यों कहा गया है, बिकॉज द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आर कॉल्ड द कंडक्टर। तो मतलब इनकी जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है आपस में ओवरलैप रहते हैं। करेक्ट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में ही मिलता है, इसके लिए उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर दो मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है। तो इनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, 10⁴ टू 10⁷ होती है। उसके बाद सेकंड जो कॉलम है ये है आपका इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि दीज आर द सॉलिड्स विद वेरी लो कंडक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम 10⁻20 टू 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आपका ये सेमीकंडक्टर जो होता है, इंसुलेटर जो होता है, तो उसमें क्या होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है, लार्ज एनर्जी डिफरेंस। करेक्ट, बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी इसलिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन चाहकर भी क्या नहीं कर पाता है, जंप नहीं कर पाता है। तो ये इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर। तो दीज आर द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज इन द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10⁻⁶ टू 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो बीच में जो है वो है आपके सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में भी आपका जो बैंड गैप है, ठीक है, वो क्या होता है, स्मॉल एनर्जी गैप है। मतलब इंसुलेटर से तो गैप जो है वो कम है, लेकिन कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा है। तो दीज आर द सॉलिड्स विच कंडक्टिविटी इन द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10⁻⁶ टू 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। उसके बाद आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल। करेक्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल। तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से पास होती है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो आपस में क्या आते हैं, ओवरलैप रहते हैं। करेक्ट, तो ऐसे केसेस में आप देखोगे तो मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो देखिए, एक कंडक्टर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और आयंस
and metals conduct electricity in the solid as well as in the molten state. The conductivity of the metals depend upon the number of valence electron available per atom and the atomic orbitals of the metal atoms from molecular orbitals which are so close in energy to each other as to form a band. And if this band is partially filled or it overlaps with a higher energy unoccupied conduction band, then electrons can flow easily under a applied electric field and the metal show conductivity. ठीक है, तो मेटल में कंडक्टिविटी क्यों आती है? बिकॉज इसका जो कंडक्शन बैंड जो होता है और वैलेंस बैंड जो होता है वो आपस में क्या होता है? ओवरलैप रहता है. उसके बाद आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर. तो यदि हम इंसुलेटर की बात करें तो यहाँ पर इंसुलेटर में क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, बैंड गैप, ये बहुत ज़्यादा होता है. करेक्ट. तो मतलब ये हुआ कि इंसुलेटर ऑलवेज क्या रहते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं. करेक्ट. क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स. तो देखिए कैसे होंगे. इफ द गैप बिटवीन फील्ड वैलेंस बैंड एंड द नेक्स्ट हायर अनऑक्युपाइड बैंड यानी कंडक्शन बैंड इज लार्ज, देन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट जंप टू इट एंड सच सब्सटेंसेज हैज वेरी हाई स्मॉल कंडक्टिविटी एंड इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर. करेक्ट. उसके बाद आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर. तो ये हमारा सेमीकंडक्टर है. तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? जो फर्मी लेवल रहता है तो ये डिफरेंस जो होता है वो कम रहता है, यानी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, बट थोड़ा ही भी टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर लेवल टू हायर लेवल क्या कर जाते हैं? जंप कर जाते हैं और इसकी कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है? एनहांस हो जाती है. उसके बाद देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर में करंट कैसे पास होता है? तो देखिए इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, यानी उनका जो बैंड है वो काफ़ी स्मॉल होता है. देयरफॉर सम इलेक्ट्रॉन्स में जंप टू कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी. तो कुछ कुछ सब्सटेंसेज जो हैं उनको क्या किया गया है? जंप टू कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी. And electrical conductivity of the semiconductor increases with rise in temperature. Substances like silicon, germanium show this type of behavior and are called intrinsic semiconductor. तो ये राइट साइड में आप डायग्राम देख पा रहे हो. यहाँ पर ओनली क्या है? ये इंट्रिंसिक सिलिकॉन है, मतलब हर जगह के ऊपर क्या है? सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन. करेक्ट. तो ये प्योरेस्ट जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. उसके बाद आता है डोपिंग. तो यू नो दैट कि सेमीकंडक्टर होते हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी जो डायरेक्ट सूटेबल नहीं होते हैं क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही क्या होती है? कम होती है. तो उसकी कंडक्टिविटी को हमको क्या करना पड़ेगा? एनहांस करना पड़ेगा, तब हम उसको क्या कर सकते हैं? किसी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए उससे आपको कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो उसके लिए एक प्रोसेस यूज होता है, उसका नाम है डोपिंग. करेक्ट. तो डोपिंग क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ दिस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज टू लो टू बी ए प्रैक्टिकल यूज. ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल यूज के लिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है. तो दियर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाय एडिंग एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी. तो सुटेबल इम्प्योरिटी जो है वो इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डोपिंग. ठीक है. तो देखिए डोपिंग कैन बी डन विद. अब डोपिंग दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है वो 14 ग्रुप में आते हैं. तो उसमें आप 13 ग्रुप एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो और 15 ग्रुप एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो. यदि आप 13 ग्रुप एलिमेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हो. और 15 ग्रुप यदि ऐड कर रहे हो तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के अंदर डाल रहे हैं. ठीक है. तो देखिए डोपिंग कैन बी डन विद द टू थिंग्स. एन इम्प्योरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. एंड एन इम्प्योरिटीज विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो टाइप के यहाँ पर सेमीकंडक्टर दिखाए गए हैं. एक है एन टाइप और एक क्या होता है? पी टाइप. मतलब यदि आपका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आ जाती है तो एन टाइप बन जाता है, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की यदि हम बात करें तो वहाँ पर पॉजिटिव होल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. उसके बाद आता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. एन का मतलब होता है कि यहाँ पर पेंटा, अभी एन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस. करेक्ट. तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में
क्या होता है, डोप विद द 15, करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, करेक्ट। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम बिलोंग्स टू द 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड हेंस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको ये पता है कि ये 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन दियर क्रिस्टल ईच एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद एन नेबर्स when doped with a group 15 element like phosphorus and arsenic। तो आर्सेनिक और फास्फोरस इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, पेंटावैलेंट होते हैं, करेक्ट। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इसमें मिक्स कर दी जाती है। तो विच कंटेन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, करेक्ट। तो दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लैटिस साइट्स इन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स with the 4 neighboring silicon atoms. The 5th electrons is extra and becomes delocalized। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्योर सेमीकंडक्टर था जर्मेनियम, और उसमें इंप्योरिटी आ गई है आर्सेनिक, और उसके पास में क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अब कंडक्टिविटी बढ़ गई तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो सेमीकंडक्टर का जो टाइप है वो है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो टेट्रा वैलेंट है आपका जर्मेनियम, उसमें हम क्या करते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंसेस मिला देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बचेगा, एक पॉजिटिव होल हो जाएगा, यानी इसमें हम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो जैसे हम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे एटम्स की, तो इसका जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम बोलते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसमें होता क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन आल्सो बी डॉप्ड विद ए ग्रुप 13 एलिमेंट लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, विच कंटेन्स ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड द प्लेस वेयर द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव होल हो जाता है, दूसरी साइड में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर माइग्रेट करेगा, हॉल जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है कि एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने स्टडी किया, पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने स्टडी किया, तो इन दोनों का एप्लीकेशन कहाँ है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें एन और पी जो सेमीकंडक्टर हैं वो यूज होते हैं। पहला पॉइंट है, डायोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड इट इज यूज एज ए रेक्टिफायर। तो आपको पता है कि एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर मिलकर के क्या बनाते हैं, डायोड बनाते हैं, करेक्ट, क्लियर हो गया। तो डायोड बनाने के लिए क्या आपको क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर्स चाहिए। दूसरा एप्लीकेशन है, ट्रांजिस्टर आर मेड बाय सैंडविचिंग ए लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो मतलब ट्रांजिस्टर बनाने के लिए भी क्या होता है, यूज होता है। तो इसमें आपके क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स की लेयर होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पीएनपी एंड पीएनपी, यानी एनपीएन एंड पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आर यूज टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल। तो यहाँ रेडियो और ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए भी ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, पीएनपी एंड आपका एनपीएन होते हैं, यानी पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट आता है, द सोलर सेल इज एन एफिशिएंट फोटोडायोड यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी आपके सोलर पैनल के अंदर भी आपके क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। उसके बाद आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखेंगे तो मतलब ये हुआ कि बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड को भी हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती क्यों है, करेक्ट। तो देखिए एवरी सब्सटेंसेस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इट। द ओरिजिन ऑफ दीज प्रॉपर्टीज लाई इन द इलेक्ट्रॉन्स। ईच इलेक्ट्रॉन in an atom behaves like a tiny magnet and its magnetic moment originate from the 2 types of motion। यानी किसी भी सब्सटेंसेस में
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो दो तरीके से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। मतलब इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। एंड दूसरा है इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद के एक्सिस पे भी क्या करता है, रोटेट करता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। तो बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड्स को 5 कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इसमें पहली कैटेगरी है पैरामैग्नेटिज्म, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये सब्सटेंसेस ऐसे हैं जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, और ये होता है ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यदि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। जैसे एग्जांपल है O2 है, Cu2+, Fe3+, Cr3+, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दे लॉस देयर मैग्नेटिक इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं तो इनका जो है मैग्नेटिक जो है वो नेचर जो है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। करेक्ट। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, और जो ड्यू टू किसकी वजह से होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। उसके बाद आता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर होते हैं, तो वो एक दूसरे के स्पिन को क्या करते हैं, कैंसिल्ड आउट कर देते हैं। करेक्ट। यानी यहाँ पर इक्वल नंबर में क्या रहते हैं, अप एंड डाउनवर्ड्स, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल नंबर में रहते हैं। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड हैं, देन क्या होगा, तो दे आर वीकली रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये वीकली क्या होते हैं, रिपल होते हैं। एग्जाम्पल है वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, जिंक, कैडमियम, कॉपर प्लस एंड TiO2 ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं। उसके बाद में थर्ड जो कैटेगरी आती है बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मोस्टली ये आयरन के कंपाउंड्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि इसमें होता है डोमेन्स। करेक्ट। तो डोमेन्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम है। तो ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं, रेंडमली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, बट जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो इनका अलाइन जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। तो इसके लिए ये सब्सटेंसेज को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये परमानेंटली क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो इसको कब कहेंगे, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज वो होंगे जब आपके डोमेन का डायरेक्शन क्या हो, एक ही डायरेक्शन हो। करेक्ट। तो वो स्ट्रांगली क्या हो जाएंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड क्रोमियम ऑक्साइड। तो द अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन्स आर इन द डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जिधर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसी डायरेक्शन में इनके डोमेन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ये आपके क्या हैं, डोमेन्स हैं। करेक्ट। नेक्स्ट जो कैटेगरी आता है वो आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जैसे फेरोमैग्नेटिक था तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक है। तो इसमें उनका जो ओरिएंटेशन होता है, करेक्ट, यानी डोमेन्स का, वो क्या होता है, इक्वल नंबर में, अप एंड डाउन इक्वल नंबर में होता है। करेक्ट। तो ये जैसे हमारा डायामैग्नेटिक होता है वैसे ही ये क्या है, डायामैग्नेटिक तरीके से एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। बट यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यहाँ पर डोमेन्स रहते हैं। करेक्ट। तो ड्यू टू डोमेन्स, डोमेन का डायरेक्शन क्या होता है, अप एंड डाउन में इक्वल नंबर में होता है। करेक्ट। तो दे विल बी स्ट्रांगली रिपल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, द मैग्नेटिक मोमेंट एंड डोमेन्स आर अपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसिल्ड आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो मतलब एक डोमेन अपवर्ड है तो एक डोमेन डाउनवर्ड से, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। एग्जाम्पल है इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का MnO, V2O5, क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3,
कोबाल्ट ऑक्साइड एंड निकल ऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सभी क्या बनाते हैं, एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। उसके बाद में जो लास्ट जो क्लासिफिकेशन आता है सॉलिड का, वो है फेरी मैग्नेटिज्म, मतलब फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो देखिए ये फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन्स आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर, मतलब यहाँ पर कुछ डोमेन्स के डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो किसी में नीचे की तरफ है, किसी में ऊपर की तरफ है, किसी में नीचे की तरफ है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वल नंबर नहीं रहता है फेरी मैग्नेटिज्म में, है ना। तो क्या होगा, सो दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये वीकली क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और ZnFe2O4, करेक्ट। तो ये कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें जो डोमेन्स होते हैं और डोमेन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ऐसा अलाइन हो जाता है पैरेलल और एंटी पैरेलल, बट अनइक्वल नंबर्स में ऐसा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ये थी हमारे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने डिस्कस किया इम्परफेक्शन यानी डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, दूसरा हमने देखा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स, एंड लास्ट देखा हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन द सॉलिड्स, यानी बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड सब्सटेंसेस को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।